आज है आपका लेक्चर नंबर 3। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कौन कौन से मेथड ऑफ प्रिपरेशन करे थे हेलो एल्केन के। एक हम लोगों ने बनाया था किससे, हेलोजिनेशन से बनाया था। सेकंड मेथड क्या यूज़ किया था हमने, एल्कीन से बनाया था HBr HCl ये ऐड करके, उसमें मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। कौन सा रिएक्शन था, रीड भी सिखाया था। अच्छा चलिए, अब अगला मेथड NBS सिखा दिया था, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड से। यस मैम। अब नेक्स्ट मेथड है हम लोग एल्कोहल से बनाएंगे इनको। इतने सारे बच्चे ऑनलाइन हो गए। नेक्स्ट मेथड है, थर्ड नंबर है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अब हम लोग बनाने वाले हैं हेलो एल्केन को फ्रॉम एल्कोहल। कुछ इंपॉर्टेंट रिएजेंट हैं, उनके थ्रू हम लोग हेलो एल्केन बनाएंगे एल्कोहल से। सबसे पहला मेथड है HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2। एल्कोहल का रिप्रेजेंटेशन होता है ROH। अगर इसकी रिएक्शन करा दो HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 से, तो ये रिएक्शन करके बनाता है RCl। रिएक्शन करके ये बना लेगा RCl। हीट भी करना होता है इसमें थोड़ा सा। एल्कोहल से बन जाता है आपका एल्काइल हैलाइड। जैसे इस रिएक्शन में मान लो आपने ले लिया C2H5OH, इथेनॉल अगर ले लिया तो इथेनॉल से आप बना पाओगे, इथेनॉल से आप बना लोगे C2H5Cl एथाइल क्लोराइड। इथेनॉल से बना लेंगे आप एथाइल क्लोराइड। तो एल्कोहल से बनाने के बहुत सारे मेथड हैं। पहला मेथड है जिसमें हम लोग HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 से बनाएंगे। नोट हो गया? हाँ, एक्स्ट्रा एक और प्रोडक्ट भी बनेगा। एल्कोहल से ही सेकंड मेथड है, अगर एल्कोहल की रिएक्शन करा दो SOCl2 से, रिएक्शन करा दो एल्कोहल की किससे, SOCl2 से, ईथर की प्रेजेंस में, ईथर मीडियम होगा तो यहाँ पे बन जाता है RCl एल्काइल हैलाइड। एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। पहला रिएजेंट लगाया कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। दूसरा रिएजेंट SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ ईथर या ईथर मीडियम। तीसरा रिएजेंट है एल्कोहल की रिएक्शन करा दो PCl5 से। एल्कोहल की रिएक्शन करा दो PCl5 से तो RCl बन जाता है, POCl3 बनता है और HCl बनता है। मेन प्रोडक्ट क्या बन गया हमारा, RCl। से मान लीजिए आपने ले लिया C2H5OH, PCl5 से रिएक्शन कराया तो C2H5Cl एक प्रोडक्ट बनेगा, दूसरा बनेगा POCl3 और तीसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, HCl। एक बार मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, अगर अल्कोहल की रिएक्शन कराते हो आप PCl5 से
तो उसमें मेन प्रोडक्ट के साथ एक अदर प्रोडक्ट बनता है फॉस्फोरस का, जिसमें फॉस्फोरस का आपको निकालना था फॉस्फोरस के सेंटर एटम पे लोन पेयर कितना है। क्या हम 0 हो जाएगा ना आंसर। एडेड ही तो था, अभी कहाँ गया? अभी तो दिख रहा था अच्छा खासा। अभी तो ले रहा था। फॉस्फोरस पे कितने लोन पेयर दिख रहे हैं इसमें? सेंटर एटम पे लोन पेयर पूछा गया है। फॉस्फोरस के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पांचों से बॉन्ड बना लिया, 5 बॉन्ड, तो फॉस्फोरस पे लोन पेयर कितने हो जाएंगे? अब यही अल्कोहल से अगर रिएक्शन हो जाए PCl3 का, तो प्रोडक्ट थोड़े से, एक मेन प्रोडक्ट तो सेम रहता है, अदर प्रोडक्ट जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। अल्कोहल का रिएक्शन करा दें PCl3 से, PCl5 से बना था RCl, POCl3 और HCl। PCl3 से कराते हैं तो RCl बनता है और इसके साथ साथ बनता है H3PO3। फॉस्फोरस का ऑक्सी एसिड बनता है, फॉस्फोरस का ऑक्सी एसिड बनेगा। और इसकी पूछी गई थी एक बार एक क्वेश्चन में कि इसका बता दीजिए आप बेसिसिटी, कौन सा ये एसिड है? ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड बोलते हैं। बेसिसिटी कितनी होती है इसकी? बेसिसिटी इसकी होती है कितनी? n फैक्टर 2। कहीं क्वेश्चन ने पूछा था इसी रिएक्शन को लेकर के, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को मर्ज किया था, तो रिएक्शन ये पूछा था, बोला था इस रिएक्शन में RCl के अलावा एक एसिड बनता है, उस एसिड की बेसिसिटी को यूज करके कोई मोल कॉन्सेप्ट का सवाल बनाया। इसमें ऑर्थो क्यों बोलते हैं? ऑर्थो ओरिएंटेशन की बेसिस पे इनका नाम है, जैसे H3PO4 को भी ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड भी बोल सकते हैं, फॉस्फोरिक भी बोलते हैं और ऑर्थो भी बोलते हैं। इसका वो ओरिएंटेशन नहीं है जो हम लोग उसमें ऑर्थो पैरा बोलते हैं, ये अलग चीज है। कितने मेथड हो गए? अल्कोहल से कितने बता दिए? 1 2 3 4। अब एक और मेथड है PBr3 और PI3 से। ROH की रिएक्शन करा देते हैं PBr3 से और ROH की रिएक्शन करा दो PI3 से। इसमें RBr बन जाएगा मेन प्रोडक्ट और ये नीचे वाले रिएक्शन में RI बन जाएगा। लेकिन PBr3 और PI3 का जो प्रिपरेशन होता है इन रिएक्शंस में, PBr3 and PI3 are prepared in situ। इन situ का मतलब जानते हैं? इन situ का मतलब होता है कि आप रेडीमेड PBr3 या PI3 नहीं यूज़ करोगे। जब आपको रिएजेंट में PBr3 और PI3 यूज़ करना है तो उस समय आप फॉस्फोरस और ब्रोमीन को ऐड करोगे और PBr3 बनाओगे। इन situ का मतलब ये होता है। PBr3 and PI3 are prepared in situ। हाँ, इन situ। इन situ प्रिपरेशन का मतलब होता है रिएजेंट जब चाहिए तब आप उसको तुरंत बनाओ।
जैसे मान लो हमको किचन में बेकिंग सोडा चाहिए, कोई हमको बनाना है, कुछ प्रिपेयर करना है, तो उस समय हम पहले बेकिंग सोडा तुरंत बनाएं, है ना। ऐसा होता क्यों है, इन सीटू प्रिपरेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि ये जो रिएजेंट होते हैं ये टूट करके कुछ और बना लेते हैं, या किसी और से रिएक्ट करके कोई अदर रिएक्शन, साइड रिएक्शन होने लगता है। इसलिए इनको हम लोग रेडीमेड नहीं लेते, मतलब PBr3 और PI3 इनफैक्ट इन सच ये नहीं यूज़ किया जाएगा। इसकी जगह पे हम क्या लेंगे, फॉस्फोरस प्लस Br2, और यहाँ पे इसकी जगह पे फॉस्फोरस प्लस I2 यूज़ किया जाएगा। अल्कोहल से मेरे ख्याल से 5 मेथड हो गए, 5 या 6 जो भी। इम्पॉर्टेंट है सारे के सारे। प्राइमरीली जो इम्पोर्टेंट है वो PCl5 PCl3 वाला इम्पोर्टेंट है, पूछ लेते हैं ऐसे वैसे। नोट हो गया तो बोलिए। नेक्स्ट मेथड है इसको बनाने का, RCl को बनाने का। नेक्स्ट नंबर क्या होगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन का, 5th है। हर्न्स-डीकर रिएक्शन, हर्न्स-डीकर रिएक्शन। इसमें लेते हैं हम लोग सिल्वर सॉल्ट, ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड ले लीजिए। रिएजेंट में क्या लेंगे, रिएक्टेंट में क्या लेंगे, सिल्वर सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन कराना है इस सिल्वर सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग, RCOOAG। इसको लिखते वक्त इस पे माइनस चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे क्योंकि ये आयनिक होता है। इसकी रिएक्शन Br2 से या Cl2 से करा दीजिए। मीडियम ले लीजिए CCl4, मतलब सॉल्वेंट की तरह CCl4 काम करेगा। Br2 से करा दो या Cl2 से करा दो, हीट कर दो। तो ये बना लेगा RBr या RCl। अगर Cl2 लोगे तो RCl बन जाएगा, Br लोगे तो क्या बनेगा, RBr या RCl। एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड बना सकते हैं इस मेथड से। सिल्वर सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लेना है, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ या इन मीडियम ऑफ CCl4 यूज़ करेंगे तो आपका मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, RBr। और अगर Cl2 यूज़ कर देंगे तो क्या बन जाएगा, RCl। जब Br2 यूज़ करोगे तो RBr, जब Cl2 यूज़ करोगे। जैसे मान लो आपने ये ले लिया, CCl4 हीट कर दिया तो यहाँ पे बन जाएगा CH3Br। AgBr भी एक प्रोडक्ट होता है, CO2 भी बनती है। CH3Br बन
CO2 बनेगी, एक प्रोडक्ट AgBr। CCl4। कोई दिक्कत है? नोट हो गया सबका? थोड़ा सा मैकेनिज्म देख लो इसका कैसे बनेगा। मान लीजिए हमारे पास RCOOAg है, इसके पास Br2 आता है, Br सिंगल बॉन्ड Br2 आ गया। हीट कर रहे हैं हम लोग, तो सबसे पहले यहाँ पे बनता है RCOOBr और AgBr अलग हो जाता है। फर्स्ट स्टेप में बनता है RCOOBr और AgBr यहाँ पे अलग हो जाएगा। अब ये जो RCOOOBr था, यहाँ पे क्या होता है कि ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे और जो हाफ एरो इस तरीके का बनाते हैं वहाँ पे क्या बनता है, होमोलिटिक फिशन होता है और एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक स्पीसीज पे पास जा कर के फ्री रेडिकल बनाते हैं। मतलब इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, एक इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन के पास, तो फ्री रेडिकल बनेगा। जब इलेक्ट्रॉन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो क्या बनता है, फ्री रेडिकल। दो फ्री रेडिकल बन जाएंगे, एक ब्रोमाइड फ्री रेडिकल और दूसरा बनेगा RCOO फ्री रेडिकल। RCOO फ्री रेडिकल बन जाएगा और एक कौन सा फ्री रेडिकल बनेगा, Br। अब इसके बाद यहाँ पे ये जो RCOO फ्री रेडिकल बना है, ये फ्री रेडिकल बना है, ये क्या करेगा, इस तरफ से ये जो इलेक्ट्रॉन हैं इनको लेकर के यहाँ पे फ्री रेडिकल क्रिएट करवाएगा। और जब ये फ्री रेडिकल क्रिएट करवाएगा तो ध्यान से देखो, इस ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, अगर एक बॉन्ड बनाना है तो दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक बॉन्ड ऑक्सीजन पे पहले से बना हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री फॉर्म में इसके पास था, एक ये जो R वाला बॉन्ड टूट रहा है वहाँ से आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बना लेगा, CO2। ये बॉन्ड डबल बन जाएगा जो सिंगल बॉन्ड था और R फ्री रेडिकल बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारे पास, R फ्री रेडिकल। तो पहले स्टेप में मैकेनिज्म के ये हुआ था, फिर सेकेंड स्टेप में ये, थर्ड स्टेप में CO2 बनती है और R फ्री रेडिकल बनता है। यहाँ तक की बात सबको क्लियर है? अब हमारा प्रोडक्ट क्योंकि RBr बनना है, तो जो फोर्थ स्टेप है, फोर्थ स्टेप में ये जो R फ्री रेडिकल बना है और पिछले स्टेप्स में जो Br फ्री रेडिकल बने थे, ये आपस में रिएक्ट करते हैं और बना लेते हैं मेन प्रोडक्ट आपका RBr। एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, दो इलेक्ट्रॉन्स। ये इसकी है रिएक्शन मैकेनिज्म। तो ध्यान से अगर देखें तो हम कह सकते हैं इसका मैकेनिज्म किस टाइप का दिखाई दे रहा है, फ्री रेडिकल कह सकते हैं।
ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नहीं है तो सिंपल क्वेश्चंस बन सकते हैं। हम स्टिकर पे क्या बन सकते हैं? सिंपल क्वेश्चन। प्रोडक्ट लिख के दिखाएंगे, रिएक्शन लिखे हैं, इसके प्रोडक्ट लिख के दिखाएंगे। एक प्रोडक्ट AgBr, एक प्रोडक्ट CO2 और एक प्रोडक्ट RBr, अगर Br2 लेते हो तो। ये एसिड से भी हो जाता है ये रिएक्शन। अगर आपने एसिड ले लिया, AgNO3 ले लिया है, Br2 और CCl4 लिए हैं। AgNO3 पहले क्या बना लेगा? सिल्वर सॉल्ट बनवा देगा। पहले स्टेप में तो इस तरीके से क्या बन जाएगा? सिल्वर सॉल्ट बन जाएगा एसिड का। और फिर उसके बाद कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? हंस्ट्रीकर रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? ये अल्काइल ग्रुप है तो यहाँ पे Br लग जाएगा, CO2 अलग और AgBr। कहाँ दो? हाँ, मिथाइल है ना, 2 मिथाइल लगे हुए। कंपाउंड है वो, एरो थोड़ी है नालायक। एसिड अलग भी तो मिल सकता है, हमेशा सिंपल थोड़ी मिलेगा। ना खतरनाक सवाल है मैम, मुझे लगा पहले वाले का बना रहे हैं। पहले वाले का दूसरे रिएक्शन में क्यों बनाएंगे? पहले वाले का प्रोडक्ट बन चुका है। प्रोडक्ट लिखिए, इसका प्रोडक्ट लिखने की कोशिश कीजिए। हम जो पिछला वाला था लाइक आपने मतलब एक बार बस एक स्टेप दिखा के लाइक बना दिया था ना। एक स्टेप में भी लिख सकते हैं, सीधे डायरेक्टली भी प्रोडक्ट लिख सकते हो। AgNO3 को मैंने पहले लिख के दिखाया। AgNO3 क्या काम कर रहा है? पहले सिल्वर सॉल्ट बनाएंगे, फिर उसके बाद रिएक्शन होगा। हाँ हाँ, मैकेनिज्म इज सेम। बना लिया प्रोडक्ट, क्या बन रहा है? CH2 रिंग और रिंग के साथ में CH2, उसके साथ क्या अटैच हो गया? Br अटैच हो जाएगा। प्रोडक्ट तो ऐसे ही बनाना है सीधे। और CO2 अलग हो जाएगी। AgBr को क्या होना है? यही है ना रिएक्शन। रिएक्शन पैटर्न समझना है। हो गया? स्टार बना लो, पॉइंट लिख लो। स्टार बना के एक पॉइंट लिख लो।
if R is 3 degree, then in this reaction product will be alkene. अगर एल्काइल ग्रुप जो R ग्रुप है वो 3 डिग्री ले लो तो इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो एल्कीन बनता है। जैसे मान लीजिए हमने R ले लिया इस तरीके का, भाई R की जगह पे क्या है, ये जो COOH के साथ ग्रुप लगा हुआ है यही R है। तो अगर R की जगह पे हमने 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप ले लिया, ये कार्बन है 1 2 3 लगे हुए हैं कार्बन, तो ये जो ग्रुप हो गया वो क्या हो गया, 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप हो गया। अगर 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप लेते हो इस रिएक्शन में Br2 की प्रेजेंस में हीट करते हो तो यहाँ पे RBr ना बन करके क्या बनेगा, एल्कीन बन जाएगा। और एल्कीन ये जो R है इसके थ्रू बनेगा। एक जगह पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, RBr प्रोडक्ट ना हो करके प्रोडक्ट क्या हो गया हमारा, डिफरेंट हो गया, एल्कीन हो गया, है ना। यानी ये RBr या RCl के प्रिपरेशन का मेथड ना हो करके ये क्या बन गया, यहाँ पे एल्कीन बन गया। रिएजेंट कौन से लिए थे, हंस डीकर रिएक्शन के लिए थे, लेकिन प्रोडक्ट हंस डीकर रिएक्शन के हिसाब से नहीं हुआ, क्या बन गया प्रोडक्ट, एल्कीन। स्टार बना के अलग से पॉइंट लिख लो। हम ऐसा भी होता है, ऐसा 3 डिग्री कुछ बल्कि ग्रुप है, उसकी वजह से यहाँ पर आपका आगे सब्स्टिट्यूशन ना हो करके एलिमिनेशन काइंड ऑफ रिएक्शन हो गया, और यहाँ से आपका एक बॉन्ड से एलिमिनेशन हो गया हाइड्रोजन का, इस तरीके की चीज। अच्छा ठीक है। ग्रुप के साइज, ग्रुप के ओरिएंटेशन की बेसिस पे भी रिएक्शन होते हैं, n नंबर ऑफ रीजंस हैं। HBr, इसमें AgBr बनेगा, HBr नहीं। अब आप बोलेंगे तो जो H यहाँ से लॉस हो रहा है वो कहाँ जाएगा, H प्लस फॉर्मेट में हो जाएगा, या अगर OH माइनस है, बेस पानी है तो H। हाँ, ये पूरी बैलेंस रिएक्शन नहीं है, ऐसा लेना देना नहीं है इस टाइप। तो ढेर सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोगों ने कर लिए। क्या हुआ, रह गया, स्पीकर का कोई सवाल आया है। हो गया, चैप्टर का क्या नाम है आपने, कोई भी कर सकता, नहीं नहीं, मैंने एज ए टीचर थोड़ी डाउनलोड किया, और क्या एज ए टीचर हमें थोड़ी अलाउ करेंगे, एज ए टीचर अलाउ नहीं करेंगे ना कि आप किसी का कंटेंट लेके पढ़ा रहे हो। ये तो किसी ने अपना इकट्ठा किया है ना क्वेश्चंस, अब वो तो हम अपनी सुविधा के लिए कर लेते, कौन बुक खोले, साथ साथ में मिल जाते हैं मार्क्स है। तो मैंने
ऐसे ही डाल दिया ना, दिमाग नहीं लगाया। नहीं है अभी तो हम स्टिकर पे नहीं। चलो अब हम लोग करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लें पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। पहले CX बॉन्ड के नेचर पे बात कर लेते हैं। हेडिंग डालिए, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। अब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे। नेचर ऑफ CX बॉन्ड, कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड है उसके नेचर की बात करेंगे। जैसे मान लीजिए C2H5Cl है यहाँ पे, या C2H5F है, तो नेचर कैसा होगा इस बॉन्ड का? CH3 CH2 Cl अटैच है यहाँ पे। कार्बन ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, किसके कंपैरिजन में? क्लोरीन के कंपैरिजन में। तो ये जो बॉन्ड का नेचर होगा वो कैसा होगा? पोलर। तो डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट होगा। कुछ खास बात नहीं है, यही है। DM डाइपोल मोमेंट। प्रेजेंट। फिजिकल, हाँ डाइपोल मोमेंट तो वही है, लेकिन अब फिजिक्स में तो अलग चीज है, बात है मतलब। फिजिकल प्रॉपर्टीज हेडिंग डाल लीजिए। एक दो चीजों की बात कर लेते हैं फिजिकल में। पीहू पूछ रही है कि चैप्टर खत्म होने वाला है, बताएं इनको कि चैप्टर खत्म होने वाला है कि क्या होने वाला है। अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो 20% पढ़ा आपने। फिजिकल प्रॉपर्टीज, डेंसिटी की बात कर लेते हैं। अगर R सेम रखो तो Ri की डेंसिटी सबसे ज्यादा RBr की उससे कम। I का क्योंकि मास सबसे ज़्यादा है, Ri RBr। फिर उसके बाद इसमें डेंसिटी थोड़ा सा पानी की अगर देखें तो पानी की आएगी, फिर RCl और सबसे लास्ट में किसकी आएगी? RF। बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें, अगर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट सीधा सीधा अगर देखो तो मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे सीधा सीधा ही केस है, RI का सबसे ज़्यादा, RBr का उससे कम, RCl का उससे कम, RF का सबसे कम। बॉइलिंग पॉइंट में कोई भी एक्सेप्शन या एनॉमली नहीं देखने को मिल रही है। आयोडीन वाले का सबसे ज़्यादा, R अगर सेम रखते हो कंपाउंड में अगर हेलोजन का नंबर बढ़ाते जाओ, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, हेलोजन के नंबर के हिसाब से देख रहे हैं। जैसे मान लो हमने ले लिया CCl4, तो एक कार्बन के साथ 4 क्लोरीन अटैच हैं।
अगर हमने ले लिया CH Cl3, फिर हमने ले लिया CH2 Cl2, फिर ले लिया CH3 Cl, तो जितना हेलोजन का नंबर बढ़ता जाएगा उतना मास क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा हेलोजन से, और उतना ही बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। जितने हेलोजन ज़्यादा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हैं बच्चे। अगर हम लोग बॉन्ड की पोलैरिटी की बात करें, बॉन्ड पोलैरिटी की बात करो, RF, RCl, RBr, RI, तो किसकी बॉन्ड पोलैरिटी सबसे ज्यादा होगी? क्यों? पोलैरिटी का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज किस केस में सबसे ज़्यादा डेवलप होंगे? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, इसलिए किसके केस में ज़्यादा होगा? फ्लोरीन के केस में। अगर पोलैरिटी ज़्यादा डेवलप हो रही है तो डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो पोलैरिटी अगर बोलें तो फ्लोरीन की, रीज़न लिख लीजिए, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? हाईएस्ट है इन कंपैरिजन टू इन सबके, है ना? तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसलिए सबसे ज़्यादा नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इस केस में डेवलप होंगे, इसलिए ये वाला केस क्या होगा? हाईएस्ट पोलैरिटी वाला होगा, और जहाँ पे चार्ज ज़्यादा डेवलप होगा वहाँ पे डाइपोल मोमेंट के भी ज़्यादा होने के चांसेस हैं। 2 केस हैं इसमें, बता दें। अच्छा, अगर हम लोग बात करें डाइपोल मोमेंट की, तो डाइपोल मोमेंट आपको पता है, 2 स्मॉल चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट और उनके बीच में अगर बहुत छोटा डिस्टेंस हो तो डाइपोल मोमेंट हम कैसे निकालते हैं? म्यू इज इक्वल टू होता है Q इंटू डी, ऐसे ही तो निकालते हैं, मॉड Q इंटू डी, है ना? ऐसे निकालते हैं। तो यानी कि डाइपोल मोमेंट चार्ज के ऊपर भी डिपेंड करता है और डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है, दोनों चार्जेस के, दोनों फैक्टर काम करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम चार्ज के हिसाब से देखें तो फ्लोरीन वाले केस में सबसे ज़्यादा चार्ज डेवलप हो रहा है, तो चार्ज के हिसाब से अगर देखोगे तो डाइपोल मोमेंट का भी यही ऑर्डर होना चाहिए, चार्ज सबसे ज़्यादा फ्लोरीन में डेवलप हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग बीच की बॉन्ड लेंथ के हिसाब से देखेंगे तो I का साइज बड़ा होगा, I का साइज अगर बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी? बड़ी होगी। और अगर RBr और RCl में देखें तो इसमें कुछ और केस आ सकता है, क्योंकि इसमें ना तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है और ना पोलैरिटी सबसे ज़्यादा, इंटरमीडिएट केसेस हैं। तो इस आंसर को हमको क्या करना पड़ेगा? क्योंकि एक्सपेरिमेंटल डेटा है तो हमको याद करना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल लिख लीजिए, CH3Cl का सबसे ज़्यादा, DM का ऑर्डर लिखिए, CH3Cl का सबसे ज़्यादा आता है, फिर CH3F का आता है, फिर CH3Br का, और फिर CH3I का। चार्ज के हिसाब से देखते तो CH3F का सबसे ज़्यादा आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड लेंथ फैक्टर भी मैटर करता है, इसलिए ऑर्डर थोड़ा सा चेंज हुआ, ज़्यादा नहीं।
हो जाए तो बोल दीजिए। ऑनलाइन बच्चों को क्लियरिटी है ऑनलाइन? यस मैम। वीडियोस में आवाज़ बहुत धीमे आती है क्या वीडियो लेक्चर्स में? सुनी नहीं, उसमें आवाज़ बहुत कम आ रही है। जरूरत नहीं पड़ती, अच्छी बात है। अगर नोट्स वगैरह से क्लैरिटी आ जाती है तो केमिकल प्रॉपर्टीज, आजकल तो वैसे भी बच्चे कहाँ ही बड़े बड़े लेक्चर्स। मुझे 2x की स्पीड में देखना पड़ता है। हाँ, क्या ही ज़रूरत है। कोई पॉइंट नहीं आ रहा है तो उसको छोटे उसमें देख लो। चलो भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम लोग बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज में इसकी बड़ी एक प्राइम रिएक्शन है, इस चैप्टर में स्टार्ट होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। कौन से रिएक्शन की हम बात करने जा रहे हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे इस चैप्टर में। न्यूक्लियोफाइल सब लोग जानते हैं क्या होता है न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियस लवर। न्यूक्लियस लवर, जिसके पास या तो नेगेटिव चार्ज हो या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जो होती हैं वो किस पे अटैक करती हैं? पॉजिटिव स्पीसीज पे अटैक करती हैं, न्यूक्लियस पे अटैक करती हैं। तो क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल है क्या? न्यूक्लियोफाइल को शो भी ऐसे करते हैं, माइनस चार्ज दिख रहा है, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, और क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज which attacks on positive species are called nucleophile. नेगेटिव चार्ज स्पीसीज हो या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो जो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर से अट्रैक्ट हो, पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल। रिएक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब है कि आप जो रिएक्टेंट लोगे उसमें से एक न्यूक्लियोफाइल बाहर निकलेगा और दूसरा न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैच होगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब NU शॉर्ट में डिनोट करते हैं, माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा? मान लो ये R कोई ग्रुप है, इसके साथ कोई न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ है, तो इसके ऊपर कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आएगा और इस न्यूक्लियोफाइल को हटा देगा इसमें से। अब इसको न्यूक्लियोफाइल 1 कह दो, इसको 2 कह दो, तो 2 वाला आ जाएगा यहाँ पे और पहला वाला क्या होगा? निकल जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियो
सिंपल लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास RCl है, इसके ऊपर रिएक्ट करने आया एक्वस KOH, ठीक है। तो इस KOH से न्यूक्लियोफाइल मिलेगा OH माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। OH माइनस कैसे काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर आकर के अटैच हो जाएगा और Cl माइनस को बाहर कर देगा। Cl माइनस भी यहाँ एक न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं इसको। क्या एक KOH, एक्वस KOH, एक्वस पानी में सॉल्यूशन। AQ का मतलब है एक्वस KOH, पानी में सॉल्यूशन बना हुआ, एक्वस बोलते हैं। AQ बोले तो एक्वस। लिख लीजिए, स्मॉल a लिख लीजिए, बुक्स में स्मॉल a लिखा रहता है इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं। ब्रैकेट में हाँ एक्वस। क्या के और रिएक्ट करेगा दूसरी जगह, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पूरी रिएक्शन नहीं लिखी है। तौशीद कोई बात है? हमें भी बताओ, हम भी हंस लें। बहुत देर से चला जा रहा है। अच्छा, मैदान मानता नहीं है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 या 4 तरीके के अपने सिलेबस में हैं, जिसमें से जो मेजर हैं 2 हैं, उनको हम लोग पहले पढ़ेंगे और तीसरे वाले को लास्ट में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ पे 2 टाइप्स पढ़ने वाले हैं। एक को बोलते हैं SN1, दूसरे को बोलते हैं SN2। एक को बोलेंगे SN1, दूसरे को बोलेंगे SN2। SN1 का फुल फॉर्म है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। SN1 बोले तो यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN। NS नहीं लिखते हैं, SN लिखते हैं, लिखने का तरीका। यहाँ से पढ़ना शुरू किया हमने, 1 लिखा है तो यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये हो जाएगा आपका सेकंड वाला SN2, जिसको बोलते हैं बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1 हेडिंग डाल लीजिए, SN1 रिएक्शन की बात करेंगे। SN1 पहले कुछ प्राइम स्टेप लिखें, फिर समझेंगे, है ना।
यूनिमॉलिक्यूलर लिखा हुआ है रिएक्शन, इसका मतलब ये है, ये थोड़ा सा केमिकल काइनेटिक्स अभी चैप्टर आपने पढ़ा नहीं है, केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड है। यूनिमॉलिक्यूलर बोलने का मतलब है कि जो दो सब्सटेंसेस हैं, दो रिएक्टेंट हैं, जैसे कि मान लीजिए पिछले रिएक्शन में, ये वाले रिएक्शन में हम लोगों ने एक तो ये रिएक्टेंट था और दूसरा ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल था। ये दो चीज़ें हैं, एक ये रिएक्टेंट है और दूसरा क्या है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। अगर मान लीजिए रिएक्शन का रेट केवल इसके कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करे, एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करे, तो उसको हम बोल देंगे यूनिमॉलिक्यूलर। ठीक, अगर रिएक्शन का रेट इसकी कंसंट्रेशन और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा तो उसको हम कह देंगे बाई मॉलिक्यूलर। मतलब यूनिमॉलिक्यूलर और बाई मॉलिक्यूलर बेसिकली किससे आए हैं, काइनेटिक्स से ये टर्म्स आए हैं। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है रिएक्शन का रेट। अगर न्यूक्लियोफाइल और एल्काइल हैलाइड दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा रेट, तो उस रिएक्शन को बोला जाएगा बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और अगर एक के ऊपर केवल एल्काइल हैलाइड के ऊपर डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, तो हम लोग बोलेंगे यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो पहला पॉइंट नाम से ही हमने निकाला। फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, SN1 में रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन concentration of Rx। हेलो एल्केन की कंसंट्रेशन के ऊपर रेट डिपेंड करेगा। हेलो एल्केन की कंसंट्रेशन के ऊपर रेट डिपेंड करेगा। सेकेंड थिंग, SN1 की प्राइम इंपॉर्टेंट चीज है, कार्बोकैटायन विल फॉर्म। इंटरमीडिएट जो रिएक्शन में बनेगा वो होगा कार्बोकैटायन, मतलब कार्बन पे प्लस चार्ज वाली स्पीसीज बनेगी। अभी एक एग्जाम्पल से भी एक्सप्लेन करेंगे इन सब बातों को। थर्ड पॉइंट लिखिए इसमें, इन प्रोसेस रेसिमाइजेशन will occur. It means D and L product will form. D and L product will form. थर्ड पॉइंट नोट कर लिया। फोर्थ पॉइंट नोट करिए इसका, इन्वर्जन, हाँ सक्षम, इन्वर्जन एंड रिटेंशन अकर। थर्ड पॉइंट है, इन प्रोसेस रेसिमाइजेशन will occur. It means D and L product will be formed. अभी सारे पॉइंट्स को एग्जांपल से एक्सप्लेन करेंगे। अभी तो एक बार के लिए आप क्या कर रहे हो, नोट कर रहे हो।
inversion and retention product will formed. ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लिख लीजिए. थ्री डिग्री एल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड एंड 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड. सबको एक्सप्लेन करते हैं अभी सारे पॉइंट्स. कर लिए पांचों पॉइंट्स नोट हो गए. 6 पॉइंट लिखिए. लीविंग ग्रुप will deattach, then attacking nucleophile will attach. एक दो लाइन छोड़ देना, एक दो पॉइंट और याद आ गए तो बाद में बताएंगे. अब एक्सप्लेनेशन पे बात करते हैं एग्जाम्पल लेकर के. जितने पॉइंट्स हैं उनकी बात हम लोग कर लेते हैं. प्रोसेस सीखते हैं पहले. SN1 क्या है नोट कोई नहीं करेगा, आराम से पहले समझेंगे, एग्जाम्पल बाद में भी. लिखने वाला काम बाद में भी हो जाएगा. देखो जैसे मान लो सपोज हमारे पास एल्काइल हैलाइड है, ये है मान लीजिए हमारे पास एल्काइल, ठीक. इसके ऊपर एक न्यूक्लियोफाइल आया OH माइनस अटैक करने के लिए. OH माइनस जब अटैक करने के लिए आता है न्यूक्लियोफाइल, तो इस रिएक्शन में होता क्या है कि पहले स्टेप में जब ये अटैक करने के लिए आया तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के ये Cl सेपरेट आउट हो जाएगा और इसमें क्या बनेगा, पहले स्टेप में Cl माइनस इससे अलग होगा और Cl माइनस अलग होने के बाद ये जो कार्बन है 3 डिग्री वाला, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन Cl माइनस लेके अलग हो गया, तो Cl माइनस अलग हो गया न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पे क्या बन गया, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन. ऐसा कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम क्या कहते हैं, कार्बोकैटायन. तो पहले न्यूक्लियोफाइल जो मॉलिक्यूल में है वो सेपरेट आउट होगा, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा. उसके बाद जब ये कार्बोकैटायन बन गया, C+ बन गया, तब इसके ऊपर आकर के कौन अटैक करेगा, OH माइनस. ये दूसरा न्यूक्लियोफाइल आया और ये न्यूक्लियोफाइल आने के बाद ये इससे अटैच होकर के क्या बना लेगा, प्रोडक्ट बना लेगा. ठीक, ये बात समझ में आई. यानी कि प्रोसेस कुल मिला के अगर देखें तो 2 स्टेप प्रोसेस होगा. एक बार ये अटैक करने के लिए आया, उस टाइम पे ये वाला न्यूक्लियोफाइल आराम से इस मॉलिक्यूल से सेपरेट हुआ, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ
उसके बाद कार्बोकैटायन के ऊपर ये न्यूक्लियोफाइल जा करके अटैच हुआ और हमारा क्या बना, प्रोडक्ट। क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। मतलब आराम आराम से प्रोसेस हुआ, जिस चीज को रिमूव होना था पहले वो रिमूव हुई, फिर उसकी जगह पे अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैच हुआ। यहीं पे जब हम SN2 की बात करेंगे तो SN2 में दोनों प्रोसेस साथ साथ होते हैं। दोनों प्रोसेस क्या होंगे, साथ साथ होंगे। अब आप बोलोगे साथ साथ ये प्रोसेस आप कैसे करवा सकते हो। मान लो कि ये R है और ये इस तरफ I, R है ये और इस तरफ ये Cl है, ठीक है, R के साथ Cl अटैच है, ये पेन वाला Cl और ये R है, ठीक। अब किसी न्यूक्लियोफाइल को आकर के इस पे अटैक करना है, कोई बाहर से न्यूक्लियोफाइल आया, तीसरी चीज आई। अब क्या होगा, मान लो इस R से Cl इस तरफ से अटैच है, तो दूसरे साइड से जो दूसरा न्यूक्लियोफाइल है वो आकर के इससे जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा, इससे जुड़ना ये शुरू करेगा और ये इससे निकलना शुरू करेगा। दोनों प्रोसेस साथ साथ चलेंगे। इसका बॉन्ड ब्रेक दिखाएंगे हम लोग धीरे धीरे, ये वाला Cl माइनस धीरे धीरे निकल रहा है और इधर से दूसरा न्यूक्लियोफाइल डॉट डॉट करके धीरे धीरे बॉन्ड से आकर के अटैच हो रहा है। तो SN2 में एक स्पेशल तरीके की स्टेट आती है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। SN2 में क्या बन जाता है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, मतलब उसमें निकलने वाला न्यूक्लियोफाइल जिसको हम लिविंग ग्रुप भी नाम देते हैं, जो निकल रहा है उसको नाम देते हैं लिविंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप अभी पूरे तरीके से निकला नहीं होता है, उसके पहले आने वाला अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैच होना स्टार्ट कर देता है। तो एक बीच की स्टेट बनती है जिसको हम बोलते हैं TS, ट्रांजिशन स्टेट। SN1 में ऐसा कुछ नहीं होता है, लिविंग ग्रुप जो होता है वो आराम से अलग होगा, कार्बोकैटायन बनेगा, फिर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल आकर के उस पर अटैक करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा। क्लियर है बात। तो SN2 में ट्रांजिशन स्टेट की बात करेंगे। यहाँ पे 2 स्टेप में प्रोसेस होगा, पहले स्टेप में कार्बोकैटायन फॉर्मेशन और सेकेंड स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल जा करके अटैच होगा। क्लियर है बात इतनी। अब ध्यान से देखो, पहली बात हमने क्या बोली थी, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे केवल डिपेंड करेगा, ये हम लोग काइनेटिक से एक्सपेरिमेंट से देखेंगे, इस पॉइंट को याद रखना। सेकंड है कार्बोकैटायन विल फॉर्म्ड, रिएक्शन में आपने देखा C+ बना। थर्ड पॉइंट है इन प्रोसेस रेसिमाइजेशन विल अकर, इट मीन्स D and L प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। इसका रिलेशन है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से। क्या है इसका रिलेशन, ये समझते हैं। ध्यान से देखो, जैसे मान लो कि हमारे पास जो एल्काइल हैलाइड है वो कायरल है। किस तरीके का एल्काइल हैलाइड है, मान लीजिए कायरल एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड कैसा है, कायरल। तो एल्काइल हैलाइड अगर कायरल होगा तो यहाँ पे पहले स्टेप में क्या होगा, जब OH माइनस अटैक करने के लिए आएगा तो फर्स्ट स्टेप में ये कार्बोकैटायन बन जाएगा, देख पा रहे हैं, और Cl माइनस यहाँ से अलग हो जाएगा। ठीक, कार्बोकैटायन जो स्पीसीज है ये स्पीसीज होती है, कार्बोकैटायन जो स्पीसीज है वो कुछ TP ज्योमेट्री वाली होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। C+ जैसे ही आता है कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp2 और इसकी ज्योमेट्री होती है कुछ इस तरीके की, ट्राइगोनल प्लेन।
प्लस यहाँ बीच में है, एक तरफ C2H5 लगा हुआ है, एक तरफ H है और एक तरफ C3H7। ये मॉलिक्यूल ऐसे है, प्लेनर है। ठीक, अगर मॉलिक्यूल प्लेनर है, अब कार्बोकेटाइन इस तरीके का प्लेनर स्ट्रक्चर है, प्लेन में है, तो इसके पास दो पॉसिबिलिटी होती है। OH माइनस इस तरफ से भी अटैक कर सकता है और OH माइनस दूसरे साइड से भी अटैक कर सकता है। OH माइनस इस तरफ से भी अटैक कर सकता है और दूसरे साइड से भी अटैक कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे, हाँ, ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो एक बार इस साइड से अटैच हो सकता है और एक बार इस साइड से अटैच हो सकता है। ठीक, दोनों साइड से, दो साइड इसके पास होती है। अब मान लो अभी दिख रहा है, ये कार्बोकेटाइन इस तरीके से प्लेनर, मेधांश, कार्बोकेटाइन प्लेनर स्ट्रक्चर है। अगर ये कार्बोकेटाइन इस तरीके से प्लेनर स्ट्रक्चर है तो इसके पास दो तरफ से साइट है। OH माइनस इस तरफ से भी अटैच हो सकता है आकर के और OH माइनस इस तरह से भी अटैच हो सकता है। दो पॉसिबिलिटी होती है। मान लीजिए कि ओरिजिनल कंपाउंड आपका D फॉर्म है। ओरिजिनल कंपाउंड कैसा फॉर्म है? ऑप्टिकली D फॉर्म है। तो आप देखोगे कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो D भी बनेगा, मतलब जिस तरफ Cl माइनस अटैच था उस तरफ आकर के अटैच हो गया OH माइनस, और ऐसा भी हो सकता है कि उसके अपोजिट साइड से OH माइनस आकर के अटैच हो जाए। अगर सेम साइड से अटैच होगा जिधर से Cl माइनस निकला है, तो आपका जो फॉर्म आपका ओरिजिनल कंपाउंड का होगा वही फॉर्म बनेगा। अगर ओरिजिनल कंपाउंड D है तो D फॉर्म बनेगा। ठीक, अगर अपोजिट साइड से अटैच हुआ तो अगर ओरिजिनल D है तो क्या बन जाएगा? नया फॉर्म L फॉर्म। तो कार्बोकेटाइन वाले केस में दोनों फॉर्म बनते हैं, D फॉर्म और L फॉर्म। ये हमेशा तब बात करेंगे D और L की जब अपना कंपाउंड कैसा हो? कायरल हो। अगर कायरल नहीं है अल्काइल हैलाइड तो D और L रेसिमाइजेशन ये सब बात नहीं करते। जब दो फॉर्म बनते हैं D और L तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेसिमाइजेशन। ठीक, अगर हमारा ओरिजिनल अल्काइल हैलाइड आपका D है और प्रोडक्ट बन रहा है D, तो इसको हम बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। मतलब ओरिजिनल जो कंपाउंड था उसी कॉन्फ़िगरेशन का प्रोडक्ट बना तो बोलते हैं रिटेंशन हो गया। ठीक, अगर ओरिजिनल फॉर्म D था और बना आपका, दोनों बनते हैं, ओरिजिनल अगर D है और प्रोडक्ट बनेगा L तो हम बोलेंगे कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक, अगर मान लो L है ओरिजिनल और बन गया D तो क्या बोलेंगे हम लोग? कि इन्वर्जन हो गया। तो यानी कि रिटेंशन कब बोला जाता है? अगर D से D बना तो रिटेंशन, L से L बना तो रिटेंशन, लेकिन अगर D से L बना या L से D बना, अपोजिट होता है कॉन्फ़िगरेशन, तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका मतलब SN1 रिएक्शन में रिटेंशन भी होगा, इन्वर्जन भी होगा, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन भी होगा, रेसिमाइजेशन भी बोलेंगे, और वन स्टेप आपका यूनिमोलिकुलर है। यूनिमोलिकुलर का मतलब अल्काइल हैलाइड के ऊपर रेट डिपेंड करेगा। दो स्टेप में आराम से रिएक्शन होगी। फर्स्ट स्टेप में लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगा। सेकेंड स्टेप में अटैकिंग जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा और उसके साथ कार्बोकेटाइन के साथ अटैच होकर के प्रोडक्ट बनाएगा। TS फॉर्मेशन कहीं से भी नहीं होगा। कार्बोकेटाइन की ज्योमेट्री याद रखेंगे, किस टाइप की है? प्लेनर है। इसी वजह से दोनों तरफ से अटैक हो पा रहा है और D और L फॉर्म दोनों की पॉसिबिलिटी है। कोई दिक्कत? अब नोट करेंगे। हम जैसे आपने एक ट्रायंगल का प्लेन वाला बताया था, उसका कायरलिटी से लेना देना है।
कायरलिटी से क्या, अगर 3 डिग्री है तो कायरल है तब बन जाएगा। अगर मान लो मॉलिक्यूल आपका ओरिजिनल कायरल ही नहीं है तो डी और एल की बात क्यों करेंगे फिर। वो पॉइंट्स लिख लिए थे सारे। फर्स्ट स्टेप लिखो, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। सेकेंड स्टेप हो जाएगा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। हाँ, पहले लिखो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। कार्बोकैटायन फॉर्मेशन इसमें हुआ फर्स्ट स्टेप में। फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप लिख लीजिए। नोट हो गया। डी और एल फॉर्म बनाने आता है सबको। किसी कंपाउंड का डी फॉर्म दिया हो तो एल फॉर्म बना सकते हैं उसका। यस मैम। डी और एल एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं ना। तो अगर किसी का डी फॉर्म दिया हो तो एल बना सकते हैं। कैसे, एग्जाम्पल दें। यस मैम। ये वाला एग्जाम्पल भी लिख लो ना। इसमें हमने 3 ग्रुप अटैच करा दिए ना, कौन कौन से। एग्जाम्पल भी लिख लो। हाँ जी, हो गया। पूरा रिएक्शन लिख लें। OH माइनस भी तो अटैच कराओगे। अगला स्टेप भी लिख दें। तो फर्स्ट स्टेप है ना, कार्बोकैटायन बनाया हमने।
शिफ्ट कर लिया था। C3H7 था और क्या था C2H5 और एक क्या लगाया था H। OH माइनस अटैच करा देते हैं। H कर लो, माइनस क्यों लगेगा? एक को मान लो इस बॉन्ड से दिखा दो। एक सॉलिड लाइन से दिखा दिया बॉन्ड। सॉलिड लाइन का मतलब होता है वो ग्रुप जो प्लेन के बाहर की तरफ हो। डॉटेड लाइन का मतलब होता है वो ग्रुप जो प्लेन के पीछे की तरफ हो। और ये जो लाइंस होती हैं इनसे क्या दिखाते हैं, जो इस प्लेन में हो बॉन्ड। 4 बॉन्ड हैं, sp3 हाइब्रिडाइज स्पीसीज बनी हुई है ये। इसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp3। चारों बॉन्ड सिंगल हैं, sp3 हाइब्रिडाइज स्पीसीज है, मतलब कैसी होगी स्पीसीज, टेट्राहेड्रल, TD, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल को शॉर्ट में लिखते हैं TD। 2 बॉन्ड अगर बोर्ड के प्लेन में समझो तो एक ये जो सॉलिड लाइन वाला बॉन्ड है वो बोर्ड के बाहर की तरफ और ये वाला पीछे की तरफ होगा, टेट्राहेड्रल स्पीसीज बनेगी, है ना। तो क्योंकि ये कायरल है तो आपको कौन सा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे 2 बनाने पड़ेंगे। एक को D बोल दो और दूसरे को L बोल दो। एक अगर ये D बनाए तो इसका L फॉर्म मिरर लगा के बना सकते हैं। L बना के दिखाओ जरा। L बना के दिखाइए इसका। डॉटेड पे OH को डाल दो, ऐसा करो, ये डॉटेड पे OH को डाल दो। लेफ्ट और राइट थोड़ा चेंज करेंगे ना तब समझ जाएगा। इसको इस लाइन पे डाल दो, डॉटेड को। अब चेंज करो लेफ्ट राइट। जो लेफ्ट में उसको कहाँ कर देते हैं, राइट में। जो राइट में उसको कहाँ कर देते हैं, लेफ्ट में। अब यहाँ पे देखो जैसे H ऊपर की तरफ है तो ये ऐसे ही रहेगा। ये C2H5 इधर राइट में था तो थोड़ा सा इसको कहाँ पे कर दो, लेफ्ट में कर दो। C3H7 को इस तरफ कर दीजिए और OH को एक को अगर D बोल रहे हो तो दूसरे को क्या बोलोगे, L। ये हमें पता नहीं होता है, एक्सपेरिमेंट से डिसाइड करते हैं कौन सा D है कौन सा L है। बट ये पता होता है अगर एक D है तो दूसरा L होगा, अगर पहले को L मानोगे तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, D, अपोजिट हो। क्लियर है बात। इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें लिख लो, यहाँ पे लिख लो स्टार बना के। मान लो अगर ओरिजिनल कंपाउंड D है और प्रोडक्ट क्या बना हुआ है, D बनता है, D फॉर्म बनता है, तो इसको हम कहते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। मतलब D से D बनना रिटेंशन कहलाता है। दोनों बनेंगे, है ना, यहाँ पे दोनों बनेंगे, D और L दोनों बढ़ रहे हैं। मान लो ओरिजिनल कंपाउंड D था और उससे क्या बन गया, D बन गया। D से D बन जाए तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, या L से L बन जाए तो भी क्या है, रिटेंशन। दोनों केस रिटेंशन के। मान लो ओरिजिनल कंपाउंड L है और उससे L बन जाए तो रिटेंशन।
जो तुमने रिएक्टेंट लिया है अगर उसका फॉर्म आपको बता दिया गया कि वो डी फॉर्म है और आप प्रोडक्ट देखते हो कि डी फॉर्म बना, तो इस प्रोसेस को आप बोलोगे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अगर ओरिजिनल कंपाउंड का अपोजिट बन रहा है तो उस प्रोसेस को क्या बोलोगे? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अगले पॉइंट में लिख लो, इफ ओरिजिनल इज डी एंड प्रोडक्ट क्या बन रहा है? एल। तो एक केस ये हो सकता है और दूसरा इफ ओरिजिनल इज एल एंड प्रोडक्ट इज डी, मतलब अगर कॉन्फ़िगरेशन बदल रहा है, अपोजिट हो रहा है, तो इन दोनों प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। रेसिमाइजेशन क्यों बोला? क्योंकि दोनों चीजें इसमें होती हैं। दो प्रोडक्ट बनेंगे, परसेंटेज अलग अलग हो सकता है, कोई 60, कोई 40, कोई 70, कोई 30, डिपेंड करेगा रिएक्शन के ऊपर। बात समझ में आ गई है? हाँ, वो एग्जैक्ट रेसिमाइजेशन तो वही है, पर वैसा आइडियल होता नहीं है। थोड़ा इधर उधर परसेंटेज होता है तो भी रेसिमाइजेशन ही बोल देते हैं। एग्जैक्ट तो वही है 50 एंड ये चीज बताइए कि जैसे स्टार्टिंग में मान लीजिए हमने जो मिक्सचर लिया उसमें डी ज्यादा है, हाँ, तो रेसिमाइजेशन नहीं होगा ना? क्यों? अगर कायरल है तो रेसिमाइजेशन होगा, ज़्यादा कम से मतलब नहीं है, परसेंटेज अलग अलग आएगा। मतलब फिर कि अलग अलग बन जाएंगे, बनेंगे अलग अलग। हाँ, डी से डी भी बनेगा, डी से एल भी बनेगा। दो लाइन आपको छोड़ने को बोली थी, वहाँ पे पॉइंट नोट कर लीजिए, याद आ गया इम्पोर्टेंट। चल, दो लाइन छोड़ने के लिए बोली थी ना? नहीं छोड़ी थी? छोड़ी थी। ड्यू टू कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, ड्यू टू कार्बोकैटायन फॉर्मेशन there will be rearrangement of carbocation to get stability. डिग्री कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, 2 डिग्री की उससे कम, 1 डिग्री की उससे। ठीक है? अब कल की नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाएंगे कि ये जो स्टेबिलिटी की बात करी गई है इसमें कराएंगे शिफ्ट सिखाएंगे आपको, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, है ना? कैसे होगा शिफ्ट, क्यों होगा शिफ्ट, क्या उससे पॉजिटिव पॉइंट्स मिलेंगे। पॉइंट तो आपने नोट कर लिया, इसका एक्सप्लेनेशन